सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है स्कॉलर एलीट। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज का पार्ट 3, जिसके अंतर्गत अगेन हम 10 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छा मैंने रखा है क्योंकि अब एग्जाम दिन पर दिन कठिन होते जा रहे हैं, लेवल दिन पे दिन अच्छे होते हैं। तो इसमें जो है हम जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके एमपीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए कि ये टेस्ट सीरीज इस चैनल पे चल रही है ताकि वो सभी लोग फ्री टेस्ट सीरीज का यहाँ पर लाभ उठा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सौर जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, सौर स्पेक्ट्रम की दृश्यमान सीमा क्या होती है, ठीक है, यानी कि विजिबल रेंज पूछ रहा है आपका सोलर स्पेक्ट्रम का। तो यहां पर अगर हम बात करें 200 से 400 है, 400 से 700 है और 700 से 900 है और 900 से 12 है यहाँ पर। तो आखिर कितना इसका रेंज होता है? तो इसका रेंज की अगर हम बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है 400 से 700 nm यानी कि नैनोमीटर की यहाँ पे बात की जा रही है। अब सौर स्पेक्ट्रम के बारे में बात जान लेते हैं। तो मेनली इसके जो है 3 बैंड होते हैं। कितने होते हैं? 3 बैंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, या 3 बैंड में इनको विभाजित किया गया है और ये अल्ट्रावायलेट प्रकाश से होता है। यानी कि अल्ट्रावायलेट आपको पता ही होगा क्या होता है, फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तीनों का, तो तीनों की मैं रेंज आपको बता देता हूं, आपको याद रखना है 290 से 380 हो गया, ठीक है। ये यूवी वाला होता है, फिर आता है आपका दृश्य प्रकाश, ये हो गया यूवी, फिर आता है आपका दृश्य प्रकाश यानी कि जो विजिबल है ना, तो वो होगा 300 यानी कि 380 से 780 के बीच में होगा। और अगर हम बात करें यहां पर एक और है, वो है आपका 780 इंफ्रारेड, 780 से लेके आपको देखने को मिलेगा 2500 तक एनएम, ये एनएम है, ठीक है, यहां तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो दृश्यमान सीमा पूछी गई थी, कितनी पूछी गई थी? दृश्यमान सीमा यहां पर पूछी गई थी। तो सबसे करीबी दृश्यमान देखिए 380 से 780 है, तो 400 और 700 के बीच में है। तो ये आप इसको सही आंसर मार्क कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान देना है। और दृश्य प्रकाश बैंड जो है आप नॉर्मल अपनी आंखों से देख सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो यह है कि रासायनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास कि एक संयोजन प्रतिक्रिया में एक एकल उत्पाद का गठन होता है। एक संयोजन प्रक्रिया में एकल उत्पाद का यहां पर गठन होता है। तो ये भी जो है सही है, एकदम सही बोला जा रहा है कि भाई एक संयोजन से एक उत्पाद बनेगा, यानी कि 2 चीज को मिलाओगे तो एक उत्पाद कुछ ना कुछ बनता है। केमिस्ट्री की बात की जा रही है। दूसरा है एक अपघटन प्रतिक्रिया में एक घटक सरल उत्पादों में टूट जाता है, ठीक है, यानी कि जो है सरल उत्पाद बनते हैं, जैसे कि आप कुछ भी करते हो तो उसमें पानी बन जाता है, किसी में हाइड्रोजन गैस बनती है, ये सब चीजें होती हैं। थर्ड नंबर का पॉइंट है कि ऑक्सीकरण क्रिया ऑक्सीजन के जोड़ने की क्रिया को कहा जाता है। बिल्कुल सही है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है यानी कि ऑक्सीजन को यहां पर लिया जाता है। अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन को हटाने को कहा जाता है। एकदम से इस पे तो क्वेश्चन ही बनते हैं, ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है क्वेश्चन ही बनते हैं कि ऑक्सीजन जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेशन, और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोला जाए तो वो हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि विस्थापन प्रक्रिया तब होती है जब एक तत्व एक रासायनिक यौगिक में दूसरे तत्व की जगह ले लेता है। तो बनी सी बात है, जब दूसरे तत्व की जगह लेगा तो वहां पर विस्थापन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए डी, चारों सही, ऑल ऑफ दी अबव। तो डी इसका सही आंसर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक क्वेश्चन ये खुद है और इसके साथ आपको 2 से 3 क्वेश्चन सीखने का यहां पर मौका भी मिलता है। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल स्किप मत किया कीजिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला कि दहन प्रतिक्रिया, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें और इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। आपको इसमें से सत्य नहीं बताना, यानी कि जो गलत है। तो पढ़ते हैं। यह रासायनिक परिवर्तन है जहां एक तत्व या यौगिक ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। एकदम सही है ये। एक प्रतिक्रिया अक्सर गर्मी और मतलब यह प्रक्रिया गर्मी और प्रकाश के रूप में उत्पन्न होती है। बनी सी बात, दहन प्रक्रिया है तो गर्मी और ऊष्मा आपको प्रकाश जरूर मिलेगा। यह आवश्यक नहीं है कि ऑक्सीजन हमेशा प्रक्रियावादी पक्ष पर ही रहे। तो ये वाला गलत है।
यहाँ पर रहेगा वो, और कार्बन डाइऑक्साइड दहन प्रक्रियाओं में एक आम उत्पाद है, एकदम सही है, दहन प्रक्रियाओं में बनेगा और बिना ऑक्सीजन के आप आग लगा नहीं सकते, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन गलत है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, ऑक्सीकारक जो होता है के द्वारा जल जाने की क्रिया को दहन ही किया कहा जाता है ना, कंबस्शन कहते हैं उसको। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट देखते हैं जो कि है हमारा 4th नंबर का। तो 4th नंबर का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सत्य नहीं है। संचारण अपचयन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, यहाँ पर संचारण जो है एक उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है ये वाला ही पॉइंट, पहला पॉइंट ही यहाँ पर गलत है। चांदी पर जंग लगने पर काली हो जाती है, कॉपर पर जंग लगने पर वह हरा हो जाता है, लोहे में जंग लगने ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये तीनों सही है, चांदी हवा में काली हो जाती है, कॉपर भी हरा सा हो जाता है, लोहे पे तो जंग लगती ही है। तो ये वाला जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। और लोहे पे एक क्वेश्चन और आता है कि लोहे पे अगर जंग लगती है तो क्या होगा, तो उसका जो वजन है उसका वजन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है उसका वजन। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कि अगला क्वेश्चन है हमारा 5वें नंबर का प्रश्न, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वसा और तेलों से के बासी होने का मुख्य कारण क्या है। वसा और तेलों के बासी होने का मुख्य कारण यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अपघटन, अपचयन, दहन या फिर ऑक्सीकरण। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑक्सीकरण एकदम सही आंसर होगा। अब वो क्यों होगा, देखिए बासी से मतलब समझिए, बासी होना शब्द क्या है, वो आमतौर पर यह है कि खाद्य पदार्थ जो होंगे उसमें तेल के हिस्से में गिरावट के कारण खाद्य पदार्थ में क्या होता है, गंध आने लगती है ना। आज अगर आपने कोई चीज बनाई है, अगर उसको आप फ्रिज में नहीं रखते हो तो कल तक वो गंध खट्टी हो जाएगी, सब्जी होगी, तो इस तरीके से वो होने लगेगा। बासी जो है मतलब कई प्रकार से आप उसको बोल सकते हो, ऑक्सीडेटिव होता है, हाइड्रोलाइटिक होगा, कैटोनिक होगा, इस तरीके से ये होते हैं। अब जो दूध वाले भोजन होते हैं आपके, जिसमें मिल्क प्रोडक्ट आएगा, कौन सा मिल्क प्रोडक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट अगर रहेगा वो आपका, तो उसमें क्या होगा कि पोषण जो है कम होता जाएगा, मूल्य से कम हो जाएगा, धीरे धीरे वो कम होगा, कुछ विटामिन कम होने लगेंगे, ये सब चीजें यहाँ पर होने लगेंगी। तो मेनली 3 आपको याद रखना है, ठीक है। 3 जो तरीके से जो मैंने बताए हैं, क्या क्या होता है, ऑक्सीडेटिव, ठीक है, इसको लिख लो आप कॉपी में कि ऑक्सीडेटिव होगा, हाइड्रोलाइटिक होगा, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक होगा, और एक और जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, कैटोनिक, क्या होगा, कैटोनिक भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कैटोनिक को भी आप याद कर लो, ठीक है, कैटोनिक को भी याद कर लो। तो ये 3 तरीके से आप बोल सकते हो कि बासी जो है इस तरीके से होते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है यहाँ पर जो, यानी कि 6वें नंबर का प्रश्न है, तो किस गैस को चिप्स के बैग में भर दिया जाता है जिससे वह खराब नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चिप्स आप डेली लाइफ में यूज करते हो, उसको खाते भी हो। तो नाइट्रोजन गैस अधिकतर खाद्य पदार्थ में जो पैकिंग के समय यूज की जाती है, नाइट्रोजन गैस को भर दी जाती है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दी जाती है। तो नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है ताकि जो है चिप्स वगैरह वो सही रहे। तो देखिए इसमें क्या होता है, चिप्स के बैग में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को भरते हैं, किस लिए, क्योंकि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया इससे रुक जाती है और चिप्स जो है बासी जो है मतलब खराब नहीं हो पाते हैं, और ऑक्सीजन बहुत प्रक्रियाशील होता है जिसके कारण से वो अन्य अणुओं से क्रिया कर लेता है। तो मेनली इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन को डालते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रियाओं का यहाँ पर उपयोग श्याम यानी कि श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। अपघटन, ऑक्सीकरण, विस्थापन या फिर डबल विस्थापन। तो 7वें में जो है अपघटन की प्रक्रिया का फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन का यूज किया जाता है। तो 7वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा 8वें नंबर का प्रश्न है, जो कि 8वें नंबर का प्रश्न है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में आने के इसके बहुत ही चांसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें देखिए इस टाइप क्वेश्चन करने से आपके कई प्रकार के जो है यहाँ पर डाउट दूर होते। देखिए तो निम्नलिखित पर विचार करें नीचे दिए गए सवालों पर। अब देखिए, एसिडिक मिट्टी को क्विक लाइम के साथ इलाज किया जाता है। अब ये कथन था, ठीक है। अब इसका जो रीजन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जब एक एसिड को आधार के साथ मिश्रित किया जाता है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को बेअसर कर देते हैं। तो मतलब ये आपको कथन दिया, ये इसका कारक सही है क्या। अब इसके लिए इसके पूरी आपको हिस्ट्री यहाँ पे थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि एसिडिक मिट्टी क्या होता है, क्विक लाइम क्या होता है, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखिए दोनों ए और आर सही है और आर ए के लिए सही व्याख्या है। दोनों ए और आर सही है, लेकिन आर ए के सही
यहाँ पर विवरण नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन मेनली आपको मिलेगा रीजनिंग के पार्ट में, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कथन कारक के क्वेश्चन सामान्य ज्ञान में भी दे रहे हैं, क्योंकि ये देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको इसमें भी दिया जा सकता है, क्योंकि आईएएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए पीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पूरे नहीं, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सी वाला है ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, लेकिन इसका आंसर अगर मैं बताऊं आपको तो ए और आर दोनों सही है और आर ए के लिए एकदम सही है। इसका कारण एकदम सही बताया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा है। हाइड्रोनियम आयन एकाग्रता एक घोल की अम्लता या क्षारकता का फैसला करता है, तो यह एकदम सही है। थर्ड वाला क्षारकता अम्लता को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पैमाने को पीएच पैमाने के रूप में जाना जाता है, एकदम सही है। पीएच स्केल जिसमें 7 जो है न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर यहां पर आपका क्षारीय हो जाता है, बेसिक हो जाता है। थर्ड, एसिड लाल लिटमस को नीला और क्षार नीला लिटमस को लाल कर देता है, ये यहाँ पे गलत है, ये उल्टा लिख दिया है। एसिड जो है नीले को लाल करता है और क्षार जो है लाल को नीला यहाँ पे करता है। चींटी के काटने पर एसिड जो रिलीज करती है, इसलिए बेस लगाकर इसका इलाज किया जा सकता है। तो चींटी के डंक में जो एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड आप बोल सकते हो उसको, उसमें कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है चींटी के डंक में, और जो कि काटता है तो उसके ऊपर आप बेसिक चीजें लगाकर उसके प्रभाव को कम कर सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, क्योंकि ये पॉइंट गलत है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है, यानी कि 10वें नंबर का यहाँ पे प्रश्न। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है 10वें नंबर का प्रश्न। एक तरीके की सही जोड़ी है, इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन ऐसा रहता है। तो नाम, रासायनिक नाम। नमक, नमक को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा। तो जैसा सभी को पता होगा कि बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं, तो वॉशिंग सोडा को बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें कहीं नहीं है, लेकिन आपने बेकिंग सोडा का एक नाम और पढ़ा होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो थर्ड और फोर्थ मिल गया, तो आप देख लो कि फोर्थ का सी और थर्ड का ए किसमें है, थर्ड का ए इसमें है, थर्ड का ए इसमें है, फोर्थ का सी किसमें, फोर्थ का सी इसमें है, तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। तो बस 2 से ही आप पता लगा लिए। अब नमक का तो सभी को पता है कि भैया सोडियम क्लोराइड नमक का होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर आपको नहीं भी पता है तो बचा हुआ जो बचा जो हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। इसमें क्या रहता है कि अगर 1 या 2 प्रश्न के भी आपको आंसर पता है, कि आपको जैसे नमक का पता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पता है, तो बाकी 2 आप इजिली फाइंड कर लोगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, और ये आपको सीरीज भी अच्छी लग रही होगी। अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।